अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, पिछले जितनी भी हमारी एपिसोड रही हैं उसमें मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट सेलिब्रिटी से मिलवाया है और डिफरेंट हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल पर्सन भी आए हैं। हमने उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जाना है, उनके करियर के बारे में भी जाना है और हमें पता चला है कि जी वो किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से वो स्टार बने, किस तरह से वो फेमस पर्सनैलिटी बने। तो हमने उनसे हल्की-फुल्की गपशप की। तो आज जिन गेस्ट से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने प्रोग्राम में, टी टाइम में, तो काफ़ी जो है मैं आपको कुछ बैक लेकर जाना चाहूँगी। इंट्रोड्यूस मैं भी आपको करवाऊँगी अपने गेस्ट से, ठीक है? हमारे पास जो है पाकिस्तान का गोल्डन चैप्टर है, जूनागढ़। तो आज मैं आपको जूनागढ़ की फैमिली से मिलवाने वाली हूँ, ठीक है? इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आपको अपने गेस्ट से। तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद हैं, लतीफ़ बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बस सब ठीक ठाक है। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, एक पर्सनैलिटी में इतनी सारी खूबियाँ कैसे हैं? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सारी चीज़ें कैसे हैं? देखिए, इत्तेफाक से तो मैं तो राइटर भी हूँ मगर मैं राइटर लिखाता ही नहीं। अच्छा, मतलब एक एक एक्टर आपने अपनी क्वालिटी डायरेक्टर। कम बताई हमें। देखिए, एक्टिंग शोबे से मैंने अपना स्टार्ट लिया, हुँ, यानी कि पीटीवी के ज़माने हुँ, से। फिर इसके बाद एक्टिंग करते करते फिर मैं डायरेक्शन की भी लाइन, मेरा बड़े सीनियर डायरेक्टर जो आज भी बड़े नाम है पीटीवी के, बड़े नाम, हुँ, तो 20-22 डायरेक्टरों के साथ तकरीबन रहना पड़ा। फिर उनके साथ ड्रामे बनाए, फिर प्राइवेट चैनल का दौर आया, प्राइवेट पे लग गया। हुँ, तो प्राइवेट में मैं इतना बेशुमार लगा कि प्राइवेट ड्रामे भी बनाने लग गए, हुँ, तो जिसमें मेरे काफ़ी मशहूर मशहूर ड्रामे ही हैं सारे। हुँ, तो यूं करते करते करते, अच्छा, फिर जाहिर बात है, फिर थोड़े से ये प्रोग्रामों की कैंपेन वैम्पेन में भी एक्सपर्ट हो गया, यानी कि हुँ। लोगों की किसी की कैंपेन है तो ये यूं मिक्स हो गया सारा कुछ, एक्टर डायरेक्टर। अब मेरा जो डेजिग्नेशन चलता है ना, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर लतीफ़ बाबर। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अभी मैंने ज़िक्र किया एक गोल्डन चैप्टर का, ठीक है? हमारी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जूनागढ़ का एक बहुत अहम किरदार है। तो हमारे पास इस वक़्त जूनागढ़ से मोइन ख़ान, जो कि डिप्टी दीवान हैं जूनागढ़ के। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? वालेकुम, दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही हमारे साथ जो है वो जूनागढ़ से एक और भी पर्सनैलिटी हमारे पास मौजूद हैं। अकील एडीसी हैं जूनागढ़ में। अस्सलाम वालेकुम अकील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नकी साहबा। थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा, जूनागढ़ की हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर रही है, हम्म, ठीक है? तो मैं ये आज ये चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ी-सी ना इसकी हिस्ट्री को जानें। ये बैक में जो है वो जूनागढ़ का क्या किरदार रहा है? तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे भी बताएँ और मेरे व्यूअर्स को भी बताएँ। कोमल नकवी साहिबा, आपका शुक्रिया, और आपके तवस्सुत से वेनस टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने जूनागढ़ के इशू पे हमें इजहार ख्याल का मौका दिया। देखिए, जूनागढ़ दुनिया के लाइव इश्यूज़ में से एक है, मुतनाज़ा इश्यूज़ में से एक है। जैसे फ़लस्तीन है, हुँ, कश्मीर है, इसी तरह जूनागढ़ भी है। हुँ, अच्छा, जूनागढ़ का बैकग्राउंड ये है कि हिंदुस्तान में 562 रियासतें थीं हुँ, जब अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को खुदा हाफिज़ कहा। उस वक्त उन रियासतों के जो नवाब, राजे और महाराजे थे, उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो हिंदुस्तान के साथ चले जाएं, हुँ, चाहें पाकिस्तान के साथ आ जाएं, या चाहें तो आज़ाद रहें। तो उनमें से जिसने जो ऑप्शन अपने लिए मुनासिब समझा वो इस्तेमाल किया। लेकिन जूनागढ़ ने, मानावादर ने और मंगरोल ने, इन हिंदुस्तान की 3 रियासतों ने, जो वो दोनों रियासतें भी जूनागढ़ के ही ज़ेर असर थीं, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दावत पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान को ज्वाइन किया और पाकिस्तान के साथ एक्सेशन किया। हुँ, पाकिस्तान की दावत पर वो अपनी इतनी वसी व अरीस रियासत को, अपनी सल्तनत को छोड़ के हिज़ हाइनेस नवाब महाबत ख़ान जी ने हुँ, पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया। उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई, बहुत लोग भेजे गए,
नेहरू ने भी लोग भेजे, पटेल को भेजा और भी कई लोगों को भेजा कि किसी तरह नवाब साहब को पाकिस्तान जाने से रोक दिया जाए। अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए अहमियत देते थे जूनागढ़ को कि जूनागढ़ की रियासत ज़्यादातर लोग बड़े कारोबारी लोग थे, जो जिसमें से जो जिन लोगों ने 22 ख़ानदान जिनको हम कहते हैं अरबपति हिंदुस्तान के, उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ जूनागढ़ से था। फिर जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं जैसे मेमन हैं, खोजे हैं, बोहरी हैं, इनमें से भी बेशतर का ताल्लुक़ जूनागढ़ से था। और नवाब सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा ख़ान जो मौजूदा आगा ख़ान प्रिंस करीम आगा ख़ान के दादा हैं, उनके भी नवाब साहब महाबत ख़ान जी से बड़े देरीना और फैमिली टर्म्स से फैमिली मरासिम थे। तो जब नवाब महाबत ख़ान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक़ का फ़ैसला किया और पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकला कि जो उनकी रियाया में जो मेमन, खोजे, बोहरी या दीगर कम्युनिटीज़ से, गुजराती कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपति सेठ थे, वो भी उनके पीछे पीछे पाकिस्तान आ गए। अच्छा, उन्होंने भी माइग्रेट कर लिया, माइग्रेट किया। अच्छा, वो लोग खाली हाथ नहीं आए थे, वो अपनी पूरी दौलत के साथ आए थे और अच्छा, इतनी दौलत लेके आए थे कि सर आदम जी ने तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिया कि आप इसमें जो चाहे रकम लिख लें। ऐसे कई लोग थे जो अपने ख़जानों के साथ पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के ख़जानों को भर दिया। हालांकि उस वक्त नेहरू ने ये तासुर दिया था कि पाकिस्तान, बल्कि बयान भी दिया था कि पाकिस्तान 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। उसकी वजह ये था, उनका प्रोडक्शन था। हाँ, कि वो समझते थे कि पाकिस्तान को चलाने के लिए जो वसाइल चाहिए वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान उस ज़माने में इतने बड़े माशी पोजीशन में नहीं थे कि इस मुल्क कोई मुल्क को चला सकते। तो जब ये लोग माइग्रेट करके आए तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़जानों को अपनी दौलत से भरा और आपको सुन के हैरत होगी कि कई महीने तक इन्हीं लोगों के दिए हुए पैसे से पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जाती रहीं। अच्छा मोइन साहब, मुझे ये बताएं कि आप जूनागढ़ में किस तरह से, आपकी शमूलियत कैसे हुई इसमें? मैं हिज हाइनेस जो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि जब पाकिस्तान से जूनागढ़ का इल्हाक़ हुआ उस वक्त हिज हाइनेस नवाब सर महाबत ख़ान जी की हुक्मरानी थी। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उनके साथ उनके साहबजादे नवाब दिलावर ख़ान जी भी आए थे। अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो, वो नवाब साहब जूनागढ़ के दीवान थे। दीवान कहते हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म, तो जैसे अब हम प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाह नवाज़ भुट्टो नवाब साहब जूनागढ़ के दीवान रहे। फिर जब पाकिस्तान ये आ गए तो कुछ अर्सा जब वो शाहनवाज़ भुट्टो बीमार थे तो कुछ अर्सा बतौर दीवान या एक्टिव दीवान के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इनके इंतज़ामी मामलात को देखा। अच्छा, उसके बाद उनके साहबजादे नवाब दिलावर ख़ान जी के, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम रॉयल फैमिलीज से और हुक्मरान फैमिलियों से अच्छे ताल्लुकात थे, तो फील्ड मार्शल अयूब ख़ान से उनके बड़े देरीना मरासिम थे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनके देरीना मरासिम थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर में उनको नवाब दिलावर ख़ान जी को गवर्नर सिंध बनाया। उसके बाद आजकल जो नवाब हैं वो हिज हाइनेस नवाब मोहम्मद जहांगीर ख़ान जी, नवाब ऑफ जूनागढ़ हैं। अच्छा। और ये कराची में ही मुकीम हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बहुत फ़ाल हैं, पूरे पाकिस्तान में सरगर्म हैं, जूनागढ़ के इशू पर बरसों से जद्दोजहद कर रहे हैं और हम उनके साथ उनके इशू को हाईलाइट करने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मोइन साहब, मुझे ये बताएं कि एक बड़ा अच्छा सा सवाल मैं आपसे करूंगी कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि नवाब साहब, तो उनका जैसे पहले का रख रखाव था, जिस तरह का पहले रहन सहन था, अब भी वैसा ही है या उसमें चेंजिंग आई है अब? असल में बात यह है कि वहाँ नवाब साहब के जूनागढ़ में जो ठाट बाट थे, जो शान व शौकत थी, जो एक ख़ानदानी फैमिली बैकग्राउंड होता है वो तो कहीं नहीं जाता, वो तो ब्लड में होता है, खून में शामिल होता है। तो नवाब साहब माशाल्लाह अब भी नवाब हैं
और उनकी उस शान और शौकत में कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, अलबत्ता दुनियावी वसाइल और असबाब, तो ज़ाहिर है कि वो जब जूनागढ़ में जो वसाइल और असबाब थे, जो शान और शौकत थी, जो महल्लात थे, जो उनका साजो सामान था, वो अब पाकिस्तान में मैसर नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बरसों से अपने आप को अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड की वजह से बहुत मेंटेन किया हुआ है। जूनागढ़ हाउस, कभी आप तशरीफ़ लाएं, वहाँ भी एक कोई रिकॉर्डिंग करें, आपको अंदाज़ा होगा कि नवाब साहब ने इस गए गुजरे दौर में भी अपनी नवाबी की शान और शौकत को कैसे बरकरार रखा हुआ है। अच्छा, पहले जो लोग थे ना वो बड़े ट्रेडिशनल थे, वो बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, बड़ा उनका जो है वो रख रखाव, बड़ा जो है वो इस चीज़ को बहुत लोग फॉलो भी किया करते थे। अभी भी ऐसा ही है? नवाब साहब तबीयतन बहुत सादा मिजाज हैं, बावजूद इसके कि ज़ाहिर है कि मैंने जैसा अर्ज़ किया कि वो फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत आला है, बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े ख़ानदानों से, नवाबों से, हुक्मरानों से सबसे उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, क्योंकि वो कोई सियासी जमात, सियासी पार्टी ज्वाइन कर नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि सभी उनका एहतराम करते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे इमरान खान हो, सबसे उनके मरासिम हैं, सबसे उनके रिलेशन है, पाकिस्तान के इदारों से उनके ताल्लुकात हैं। तो वो ज़ाहिर है कि कोई वन वे ट्रैक नहीं ले सकते, लेकिन सबसे उनके ताल्लुकात हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, सब उनका तो वो सबको लेकर चलते हैं। सबको लेकर चलते हैं। अच्छा, हमारे साथ अकील मौजूद हैं। अकील, आपके नाम के साथ ADC जी, इसका मुझे बताइए, ADC क्या है? ADC वैसे तो जर्मन वर्ड है, इसका वो ही होता है कि AD के मामेन, मददगार, हेल्प करने वाला। वो हर आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके साथ एक ADC होता है। क्योंकि नवाब साहब जब जूनागढ़ स्टेट थी हमारी, तब भी ADC रखा करते थे, उनके ADC हुआ करते थे। पाकिस्तान आने के बाद क्योंकि रियासत जो है वो आ तो गई, लेकिन नवाबी कायम रही। ओके। और 562 रियासतों में से सिर्फ वाहिद नवाब जूनागढ़ हैं जो आज भी नवाब हैं, ऑफिशियली, लीगली। क्योंकि हमारा केस यूएनओ में है, इंडिया ने कब्जा किया हुआ है रियासत पे, और नवाब साहब अपनी जो भी नवाबी है, जो उनकी अपनी पग है, उसको आज भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो वो पग उनकी आज भी मौजूद है, नवाब आज भी मौजूद है। तो वो अपनी रियासत को लेकर चल रहे हैं। तो वो आज भी उसको वेयर करते हैं? वेयर करते हैं, बिल्कुल। अपने आप जब इंटरव्यू करने आओगे तो आप देखोगे इंशाल्लाह नवाब साहब वेयर करेंगे, और करते हैं, हर प्रोग्राम में। अच्छा, मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुन के ना। आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम अपने ट्रेडिशनल पे बात करते हैं, अपनी बैक स्टोरीज पे बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब आप ये देखें कि एक कम से कम एक शख्सियत हमारे पास ऐसी है जिन्होंने हमारी चीज़ों को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। वरना आप देखिए, आपको वो पुराने तर्ज के घर भी मिलना मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अभी तक उस तर्ज को, उस तरीके कार को, सबको संभाल के रखा है। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, मैं आपसे आपके नाम का ये ADC है, इसके बारे में ज़रूर जानूंगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद आपको अकील से ये हम जानेंगे कि ADC क्या है। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपको लेकर गई हूँ ज़रा सा 90-60 में, ठीक है, और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को मैंने बुलाया है जिनके बारे में हमें जानना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे पास बहुत कम है, पाकिस्तान में बहुत कम रह गई हैं, तो इनके बारे में जानना, सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पास जूनागढ़ से है AD मौजूद है अकील साहब। इस बारे में मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि ये ADC क्या है, इसका मुझे बताएं आप ज़रा। मैंने जैसे बताया पहले भी आपको कि ADC जो है वो नवाब साहब के साथ एक प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है, और वो एक अपनी बाकायदा यूनिफॉर्म है जिसमें वो होता है मौजूद, जैसे यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ADC होते हैं इस तरह के। क्योंकि रियासत जो है वो मौजूद है, तो इसलिए उसके तमाम रिवाज, कस्टम जो है ना, वो तमाम के तमाम जो हैं वो भी राइज हैं। तो इसलिए हम उस वेयर करते हैं, वो ADC का सूट वेयर करते हैं साथ नवाब साहब के। और ये मैंने कहा ना, जैसे ये पाकिस्तान बनने से पहले भी था, और उसके बाद भी यही नवाब साहब इसको लेके चलते रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है नवाब साहब की। क्योंकि मैं नवाब साहब के साथ
पिछले कोई 25 साल से 30 साल से मैं उनके साथ हूँ और मैं नवाब साहब को इसी एडीसी के सूट में मैं माशाल्लाह हर जगह अच्छा अकील, मुझे साथ ये रहता बताएं हूँ। कि आपकी शमूलियत कैसे हुई इसमें? असल में ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड के साथ लिंक करता है। अच्छा। मेरे परदादा भी जब रियासत 47 से पहले जब नवाब साहब रियासत में थे तब भी वो नवाब साहब के साथ उनका ताल्लुक था, रियासत के काम में वो काम करते थे साथ। इसके बाद मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आने के बाद मेरे वालिद साहब नवाब साहब दिलावर खान जी के साथ उनका ताल्लुक था। इसी तरह मेरा ताल्लुक नवाब जहांगीर खान जी के साथ हो गया। तो ये हमारा जद्दी पुश्ती जो है हम चले आ रहे हैं रियासत से ही, अच्छा। क्योंकि मेरा तो खुद जूनागढ़ से है, तो हमारा जद्दी पुश्ती जो है ना सिलसिला चलता है रियासत के साथ। और हम इसलिए खिदमत कर रहे हैं कि ये फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। आप तस्वीर कर रहे हैं कि अमीर तरीन रियासत इंडो पाक में 562 रियासतों में मुसलमानों में सेकंड रिचेस्ट अमीर तरीन रियासत, और इंटायरली में 6ठे नंबर पे, जिसमें हिंदू रियासतें भी शामिल थी। तो इतना अमीर रियासत होने के बाद तमाम का तमाम पाकिस्तान की मोहब्बत में छोड़कर सिर्फ इस उससे कि यार पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान आ गए। अब देखें कि उस वक्त के जो नवाब थे, नवाब फैमिलीज थी, उनको कितना शौक था कि पाकिस्तान जो है वो बिल्डअप हो जाए, वो बिल्कुल आगे बढ़े, तरक्की करे। उन्हें बहुत ज्यादा शौक था ना इस चीज को लेकर, वो बहुत ज्यादा। देखिए जिस तरह से अभी मोइन साहब ने हमें बताया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर, सारे खजाने लेकर वो पाकिस्तान की तरफ मूव हुए, सिर्फ इस सोच के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा मुझे जरा नवाब साहब का कुछ रहन सहन का बताइए। नवाब साहब का रहन सहन देखिए, नवाब साहब माशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड के पढ़े हुए हैं। अच्छा। बहुत आला अंग्रेज़ी बोलते हैं, और क्योंकि बाहर ज़्यादा रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वालिद साहब नवाब दिलावर खान जी के साथ उनकी तरबियत में रहें। और वो जब वो गवर्नर सिंध थे तो अनऑफिशियली समझें कि उनके एडीसी के तौर पे अच्छा। या उनके सेकंड के ज़ाहिर है उनके वली अहद थे, तो नवाब साहब के साथ रहे तो उनसे उन्होंने बहुत सीखा। तो ये जो वक्त उन्होंने अपने वालिद के साथ गुजारा एज ए वली अहद, वो मेरा ख्याल है कि उनकी तरबियत में वो चीज़ें शामिल हो गई। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक जब नवाब दिलावर खान जी गवर्नर सिंध बने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाब साहब बैठे हुए थे गवर्नर हाउस में, तो कोई प्रोटोकॉल के अफसरान आए। तो भुट्टो साहब ने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि सर वो हमें नवाब साहब को कुछ, यानी ज़ाहिर है जब ये गवर्नर बनेंगे तो इनको प्रोटोकॉल के बारे में ब्रीफिंग देनी है कि एज ए गवर्नर आपको क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे। तो भुट्टो बड़ी ज़ोर से हंसे, कहने लगे आप नवाब साहब को प्रोटोकॉल सिखाएंगे? अरे इनके घर से तो हमने प्रोटोकॉल सीखा है। तो ये लोग ये चीज़ें तो ब्लड में होती है ना। बिल्कुल। देखिए जो पैदाइशी एक इंसान किंग है उसको आप क्या सिखाएंगे, वो सारी चीजें तो सीखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह नवाब साहब जो हैं वो तो क्या कहते हैं खुद ही रचे बसे हुए हैं उस रंग के अंदर। अच्छा ये ना बहुत ज़बरदस्त समझ लें कि आज मेरे व्यूवर्स को ना एक चीज़ सुनने को मिली, समझने को मिली कि अभी भी 2022 में भी हमारे पास किंग मौजूद है, एक सरमाया मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हमारे साथ ना एक और भी बड़ी अच्छी सी पर्सनैलिटी मौजूद है, बाबर साहब। बाबर साहब आप मुझे बताएं, आपका जो ड्रामा था जागलूस बहुत मशहूर हुआ, किस तरह से आया, आप ड्रामे की फील्ड में कैसे आए? ड्रामे में देखिए, ड्रामे में तो मुझे जब मैं डिफेंस साइड पे रहता था उधर मेरे पास काफ़ी एक्टर और उन लोगों का आना जाना रहता था। बहुत बड़े बड़े एक्टर आते थे, असल वर्कशॉप मेरा अच्छा चलता था। अच्छा उधर एक इकबाल जमील साहब जो न्यूज़ प्रोड्यूसर हुआ करते थे तो वो मेरे बहुत पीछे पड़े हुए थे। एक्टर भी माशाल्लाह मुझे कहते थे कि यार बाबर साहब ऐसे हो ऐसे, यार तो आ जा तुम डायरेक्ट हीरो आओगे। इत्तेफाक से हीरो ही आया मैं शुरू में। कह रहे इत्तेफाक से हीरो भी आया। नहीं तो तकरीबन 10-12 ड्रामे हीरो किए मैंने। अच्छा जागलूस में तो खैर मैं 4-5 किस्तों के अंदर हम लोग उस टाइम के हीरो थे, क्योंकि इसके मेन टाइटल पे तो शब्बीर जान और एम वासियो थे, मगर हम जो उसके जो
एपिसोड में जो सपोर्टिंग वो जो प्रोग्राम चलते थे ना, उसमें बेशुमार लोग है ना, कोई 3 किस्त में था, कोई 4 किस्त में था, कोई 5 में, तो मैं इसमें पठान बना था। अच्छा, very खाना good. बदोश। हमारी एक फैमिली दिखाई गई जो खेमा लगा हुआ, इनको पनाह देते हैं, तो हम खेमे में, तो उसमें मेरी मंगेतर भी दिखाई गई, मेरे वालिद भी दिखा गए, मेरे भाई भी दिखाए गए और मेरे कजन। तो हमारा एक खेमा था जिसमें मैं पनाह देता हूँ शबीर जान को, रहम वारसी को। अच्छा। तो इस तरह का था। तो जांगलूस वो बड़ा अच्छा मशहूर हुआ। और ये, हाँ सॉरी, जरा सी एक बात, ये जांगलूस मशहूर होने के बाद काफ़ी दिन बाद अमेरिका से हमें एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट लोगों को किया गया, काजिम पाशा के पास कॉल आई कि आप पूरा एक प्रोग्राम लेके आए जांगलूस का। तो खुदा की कसम उसमें सिलेक्ट मैं भी हुआ था, क्योंकि मेरा किताब पता नहीं क्यों पसंद किया गया, मगर मैंने उसमें पश्तून टोन निकाली थी। अच्छा, आपका एक ड्रामा था टीपू सुल्तान, जिसमें आपने जर्नल का किरदार अदा किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है वो भी हमारा एक स्टोरी बेस्ड ड्रामा था, आपने यकीनन देखा होगा। वो भी नवाबी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें आप देखिए कि जो टीपू सुल्तान का किरदार था वो बहुत जबरदस्त रहा। तो आप सेम बेस्ड करता है आपके नवाब साहब की लाइफ पे। बल्कि हम तो कह भी रहे हैं कि ये भी हमारे लिए एक ड्रामा जूनागढ़ के हवाले से एक बिल्कुल हिस्ट्री बेस्ड। आप बिल्कुल देखिए, ऐसी चीजें ना होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीजें बहुत कम रह गई। बिल्कुल। आप देखिए कि सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं, आपको पुराने जमाने का घर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप गाँव देहातों की तरफ भी जाएंगे तो आपको कच्चे मकान भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो फिर इसमें आपका बड़ा जबरदस्त किरदार रहा है टीपू सुल्तान में, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका इसमें? देखें, इसमें खुदा का शुक्र किरदार भी अच्छा था, शायद मैंने भी अच्छा कर दिया था, क्योंकि मेरे पास जब अपनी सलाहियत पे शक है। तो जब मेरे पास, अब पीटीवी के ही एक एक्टर हीरो ने बहुत दिनों बाद, यानी कि सालों बाद, वो मुझे क्लिप भेजे। जब मैं क्लिप देखा तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार मैंने तो इसमें भी काम किया था, मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि मैंने बेशुमार ड्रामे। फिर वो क्लिप जब मैंने उसको आजकल के ग्रुपों में और इसमें जब वायरल किया तो मेरे लिए बहुत अच्छा। उसमें ऐसा था कि हम अंग्रेज लोग हिंदुओं को वार्निंग देते हैं कि हमारे लिए काम करो, तो उसमें वो नहीं मानते, तो मैं इनको वार्निंग देके जाता हूँ कि अभी बदलो अपने आप को, चेंज नहीं करेगा तो हम एक्शन लेगा। इस तरह से तुम लोगों का बहुत टाइम तुम हमारा बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनरल आप हमको इतना हुक्म हम बोल दिया, बाकी अब हम दूसरे बात नहीं बोलेगा। एक्टर अभी भी बाहर आ रहा है। एक्टर अभी भी बाहर आ रहा है कैमरे के सामने। अच्छा, एक अब आपको जांगलूस, अब देखे ना, ये तो मैंने अंग्रेज जांगलूस में जो पठान का था ना, तो जैसे ही वो छुप जाते हैं शबीर जान वगैरह और पुलिस पकड़ने आती है, अशरफ खान वगैरह पुलिस, तो मेरे पास मेरा भाई भागा हुआ आता है, बाबा पुलिस वाले आए। तो मैं कहता हूँ बाबा उसको हमने छुपाया हुआ है, तुमको से पूछे तो नहीं बताना, हमने छुपाया, आपको बताया, मैं बाप को कह। तो फिर पुलिस वाले आके पूछते हैं, अरे तुम लोग ने इनको देखा तो नहीं? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। अब देखिए कि कितना टाइम हो गया इनको ड्रामा किए हुए, लेकिन वो हर्फ बहर्फ उनको याद है। बिल्कुल। हमारे पुराने एक्टर्स, लेजेंड एक्टर्स का यही तो कमाल है बिल्कुल, कि उनको जो चीज पहले उन्होंने की थी यंग टाइम में, वो अभी तक उनको याद है। अच्छा अकील, आप मुझे बताएं कि आपका जो ताल्लुक है वो भी जूनागढ़ रियासत से ही है, ठीक है, तो आपके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग कैसे आई? नवाब साहब के साथ रहते हुए मैं, क्योंकि जाहिर बात है रियासत की कुछ रमूज और उससे वाकिफ़ हूँ मैं रिवायत से, तो नवाब साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये जितना भी मेरे अंदर जो भी कुछ है आज, ये नवाब साहब जूनागढ़ की वजह से, कि उन्होंने तरबियत की मेरी माशाल्लाह, और हमने बहुत सफ़र किया पूरे पाकिस्तान में जूनागढ़ के हवाले से। हमने पिछले नवाब साहब तो खैर 89 और 85 से जो है इसको लेके चल रहे हैं तेज़ी के साथ। उन्होंने काफ़ी अपने हालात, अपने मामलात, जो भी रिसोर्सेज थे, उन सब को महदूद जो भी था उसको रखते हुए उन्होंने अपने इशू को टाइम दिया और अपनी जवानी और अपनी तमाम ज़िंदगी इस इशू की खातिर ही कुर्बान कर दी, और आज भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी तक इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं आप,
ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में देखिए सारी चीजें सेटल हो गई, सब कुछ हो गया, अभी भी आप इस इशू को लेकर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको अवेयर कर रहे हैं कि जी जूनागढ़ का ये सिलसिला रहा है, तो इसकी कोई खास वजह? असल में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिल्लत के साथ राब्ते इस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो बात यह कि हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये बावजूद इसके कि इसको इंडिया के कब्ज़े में जूनागढ़ को गए हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, क्योंकि ये इशू लीगल इशू है और अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएनओ में ये अंडर ट्रायल है। ये अलग बात है कि हमने इसको कुछ सरकारी तौर पे सरपरस्ती न होने की वजह से इसको परसू हम नहीं कर सके, लेकिन ये एक जिंदा इशू है, लाइव। जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया के और डिस्प्यूट इशू हैं, उनमें ये एक मुस्तनद इशू, इसको कोई ये नहीं है बस इसको कोई नहीं कर नहीं सकता। नवाब साहब यहाँ हैं, उनकी रियासत वहाँ है और उसका इल्हाक पाकिस्तान से हुआ हुआ है। ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो सारी दुनिया मानती है। ये अलग बात है कि उस पर इम्प्लीमेंट करने में इंडिया बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन हमें नवाब साहब बरसों से ये बात कहते हैं कि हम उसके लिए तमाम लीगल ज़राए, हम कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी रास्ता इख्तियार करने के हक़ में नहीं है। हम कानूनी ज़राए जितने भी हैं दुनिया के बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, वो हम सब इख्तियार करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपने इस मसले को डिस्कस किया है? भाई मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये केस यूएनओ में 75 साल से है और वो हमारे पास या नवाब साहब के पास या जूनागढ़ के लोगों के पास वसाइल की कमी की वजह से उसको हम परसू नहीं कर सके। अच्छा। लेकिन अब थोड़े से आसार ये पैदा हुए कि पिछली दफ़ा, यानी पिछले 2 साल पहले कि पाकिस्तान ने सुनवाई की और पाकिस्तान ने इस केस को, सबसे पहला काम पाकिस्तान हुकूमत ने ये किया कि जूनागढ़ के नक्शे को पाकिस्तान में, जो पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करके उसको मुस्तहिर किया। यानी अच्छा, पूरी दुनिया में उसकी तो अच्छा हो गया इस हवाले से कि जूनागढ़ को नक्शे में तो शामिल हो गया। हाँ, पहले भी था, लेकिन पहले इसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये पब्लिसिटी इसकी बहुत हुई है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में, और जो कुछ तकरीबात जूनागढ़ हाउस में, इस्लामाबाद में जूनागढ़ के इशू पे हुई हैं, वो पूरी दुनिया में हाईलाइट हुई है। उसके मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक एक इवेंट की कवरेज के लिए तकरीबन 25 से 30 टीवी चैनल जूनागढ़ हाउस मौजूद होते थे और उसमें ज़ाहिर है बीबीसी ने भी उसको कवर किया, CNN ने भी कवर किया और इंडियन टीवी चैनल्स ने भी कवर किया। सबसे बड़ी बात देखिए जी, जो खुद काबिज हैं वो भी कवर कर रहे हैं, मतलब वो ये समझते हैं कि वो गलती पर हैं। हाँ। ठीक है, इसको डिस्कस करते एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको एक जो है वो और ज़बरदस्त जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी जूनागढ़ के हवाले से। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे जूनागढ़ की फैमिली से, क्योंकि जूनागढ़ से बहुत जो है वो कम लोग हमारे पास मौजूद है जो हमारे ट्रेडिशन को जानते हैं। हम बात कर रहे थे जूनागढ़ के हवाले से कि अब तक जो है वो कितनी अवेयरनेस किस किस प्लेटफॉर्म से वो जा चुकी है और इसमें कितना जो है वो फ़ायदा हुआ है या कितना हमें पता, जानते हैं हम ये बात मोइन साहब से, ये हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अब तक इनकी जो जितनी भी आपने अवेयरनेस की है इसका क्या कोई खातिर ख्वाह नतीजा कोई आया सामने? देखिए, नताइज की परवाह किए बगैर हम अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। ये 75 साल में पहली दफ़ा हुआ कि जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में जूनागढ़ डे के ऊपर मुजाहरे हुए और ये बात, यानी वो जो उसकी कवरेज हुई वो पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स ने उसको कवर किया। तो ये आवाज़ इंडिया तक पहुंची और उसका नतीजा ये निकला कि पहली दफ़ा 75 साल में नवाब साहब की जो प्रॉपर्टी जूनागढ़ में मौजूद है, जिसमें उनके महल्लात हैं, उनके मसाजिद हैं, उनके दादा के मकबरे हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने रेनोवेट कराया।
ओके, अच्छा, ये एक अच्छा स्टेप रहा। हाँ, एक अच्छा रहा। ये उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने उस तरफ जो पहले यानी समझे कि वीरान हवेली बना दिया था, खंडरात बना दिया था, और सारे असासे नवाब साहब के सारे ख़जाने मुंतकिल कर दिए थे मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में। उससे ये लोग इस मुहिम के नतीजे में ये जूनागढ़ की तरफ मुतवज्जे हुए, और उन्होंने जूनागढ़ की जो नवाब साहब की जो प्रॉपर्टी थी उसको रेनोवेट किया, उस पर करोड़ों रुपए के अखराजात किए। अच्छा, मैं दूसरी एक बात और बताऊं कि जूनागढ़ की एक इंटरनेशनल अहमियत ये भी है कि जूनागढ़ के अंदर जो जंगलात हैं वो दुनिया के बहुत नामवर जंगलात हैं। ये जो बबर शेर है वो अफ्रीका के बाद सिर्फ जूनागढ़ के जंगलात में होता है। अच्छा, और उन मतलब इतने नायाब हैं वो, इतने नायाब, यानी अफ्रीका में आप बबर शेर मिलेगा या फिर जूनागढ़ में मिलेगा। हाँ, बाकी बहुत दुनिया में सारी कहीं चीजें ऐसी जो सिर्फ हमें अफ्रीका में ही मिलती हैं। हाँ, और उनकी तादाद भी सैकड़ों में, और जाहिर है कि उन कई सौ शेरों के लिए तो जाहिर है कि गोश्त भी चाहिए, तो उसके लिए वहाँ हिरन भी हैं, और बाकी जो जंगलों में जंगलात में जो होता है वो सब वहाँ मौजूद है। अच्छा मोइन साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि नवाब साहब की जो फैमिली मेंबर्स हैं और लोग हैं जूनागढ़ से यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान में, या जी हाँ, सिर्फ जी नवाब हाँ। साहब अकेले हैं? जी हाँ, नवाब साहब के और भी फैमिली मेम्बर्स हैं। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो जब से ये स्ट्रगल जो कर रहे हैं, तो नवाब साहब का वहाँ अपने वापस जाना नहीं हुआ अभी तक? नवाब साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि क्योंकि इंडिया से जूनागढ़ से बहुत फ़ोन आते हैं लोगों के, जूनागढ़ के लोगों के, और जो जूनागढ़ के लोग पाकिस्तान आते हैं वो नवाब साहब से भी मुलाकात कराते हैं, मिलने आते हैं उनसे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं, इनको दावत देते हैं कि नवाब साहब हम आपके लिए आंखें बिछाए हुए हैं, आपको रेड कारपेट वेलकम करेंगे, आप जूनागढ़ तशरीफ़ लाएँ। तो नवाब साहब की तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक मरतबा जूनागढ़ देखें। हमारी भी ख्वाहिश है, और जूनागढ़ के बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि जूनागढ़ हम एक मरतबा ज़रूर देखें, और ये मसला अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द ये मसला किसी नतीजे पे पहुंचे। देखिए, जिस तरह से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं हर प्लेटफॉर्म से, हर जगह से, तो जहाँ कुछ ना होने से कुछ चीजें होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अभी आपने मैप का जिक्र किया, उसमें परमानेंट हो गया कि जी जूनागढ़ पाकिस्तान की ही रियासत है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो बताया कि वहाँ पे जितने भी मकबरे हैं, सारी चीजें हैं वो रेनोवेट होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि हम जूनागढ़ को एक ना एक दिन तो हम वापस ले ही ले लेंगे, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमारे साथ मौजूद थे जूनागढ़ के दीवान मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेकर आए। अकील एडीसी हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच अकील, आप आए, आपने वक्त निकाला और आपने हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, अपनी रियासत के बारे में बताया, जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अवेयरनेस नहीं है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनके बारे में भी जानना चाहिए। हमारे साथ बाबर साहब मौजूद थे, बहुत अच्छे एक्टर, जो अभी भी उनका एक्टर बाहर आ रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए और आप आए, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया। नाज़रीन, आप छोटी सी कोशिश मैंने की कि जूनागढ़ के बारे में आपको बताऊं, उनकी फैमिली से आपको मिलाऊं कि किस तरह से वो सब लोग जो है वो जूनागढ़ को वापस लेने की स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूं आप सब लोगों से कि आप सब लोग भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चीज़ें जूनागढ़ के हवाले से मौजूद हैं, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पोस्ट करें, ताकि लोग ये जान सकें कि जो जूनागढ़ जो रियासत है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वो हमारे ही मुल्क का हिस्सा है और उसको हमें वापस मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपको किसी अच्छे से मेहमान से मिलवाऊंगी, सेम टाइम सेम डे में। सो अल्लाह हाफिज़।